सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम प्रत्यावर्ती परिपथ में ऐसे परिपथ को पढ़ेंगे जिसमें प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध दोनों हों और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। इधर सामने के चित्र में देखिए, ये प्रत्यावर्ती वोल्टा V = V0 sin ओमेगा t जो कि सर्किट में अप्लाई की गई है, और यहाँ पर इंडक्टर L लगा हुआ है जिसका इंडक्टेंस L है और उसके सिरों की वोल्टा VL है। प्रतिरोध R लगा है जिसके सिरों की वोल्टा VR है। तथा हम जानते हैं कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनमें धारा एक ही होती है, इसलिए यहाँ पर इंडक्टर में और रेजिस्टेंस में समान धारा चलेगी। और यहाँ पर वोल्टा VL धारा से अग्रगामी हो जाएगी, यानी ये लीड कर जाएगी, और VR जो रेजिस्टेंस की वोल्टा है वो धारा के साथ साथ चलेगी, यानी इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, जिसको यहाँ हमने एक फेजर आरेख में या फेजर डायग्राम में दर्शाया है। यहाँ पर देखिए, ये धारा का फेज है और वोल्टा VR का फेज भी वही है, दोनों एक ही फेज में है। यहाँ पर VL जो है वो धारा से अग्रगामी है, यानी ये लीड कर रहा है 90 डिग्री पर, तो VL इधर को है और VR इधर को है। अब अगर इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो यहाँ पर रिजल्टेंट V जो है वो इस तरह से हमें मिलती है, ये V नहीं OD जो है वो रिजल्टेंट वोल्टेज है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अप्लाइड वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t है। अब ये तो अप्लाइड वोल्टेज है, और वोल्टेज अक्रॉस, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस L या इंडक्टर इज इक्वल टू VL है, और ये चीज हो जाएगी IXL, जहाँ I करंट है और XL इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा VR, और यही चीज बराबर हो जाएगी I × R, फिर R इज द रेजिस्टेंस। अब सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अगर 90 डिग्री पर है तो देयरफॉर रिजल्टेंट वोल्टेज in the circuit V is equal to √ आ जाएगा VL² प्लस VR², और इसको लिख सकते हैं √ VL को लिख सकते हैं IXL का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। I कॉमन ले लेंगे, I इधर आ जाएगा, √ XL² प्लस R², और I को इधर चेंज कर देंगे। देयरफॉर V/I इज इक्वल टू √ XL² प्लस R²। अब विचार कीजिए, V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे V/I इज द इफेक्टिव, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/I is the effective resistance of the circuit बेटा इधर ध्यान दें, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, लेकिन ये इंडक्टर और रेजिस्टेंस के कारण है, इसलिए इसका नाम होता है
it is known as impedance of the circuit. Therefore, impedance impedance को हम Z से लिखते हैं. Impedance Z is equal to V upon I is equal to under root XL square plus R square, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये इम्पीडेंस आता है. अब ध्यान दीजिए जो रिजल्टेंट वोल्टेज हैं उसमें और धारा में 5 डिग्री का कलांतर हो जाता है, यानी फेज डिफरेंस हो जाता है. तो यहाँ पर इफ phi be the phase difference between V and I, then tan phi, अब सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं. tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो यहाँ परपेंडिकुलर VL है तो tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा VL अपान VR, और VL IXL और अपान VR को I इंटू R, इससे I कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा XL अपान R. XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, तो यहाँ पर ये हो जाएगी ओमेगा L अपान R. अगर चाहें तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू भी लिख सकते हैं जो 2 पाई F के बराबर होती है. यहाँ पर इस तरह से फाई निकल आता है और यहाँ लिख सकते हैं therefore phi is equal to tan inverse ओमेगा L अपान R. ये फेज डिफरेंस का फार्मूला आ जाता है. यहाँ पर ये इम्पीडेंस का फार्मूला मिल जाता है, यानी इम्पीडेंस इसके बराबर होता है. अब ध्यान दें इसका जो इम्पीडेंस है इसका यूनिट जो होता है, सभी बच्चे ध्यान दें, ये ओम होता है. नाम तो इसका इम्पीडेंस है लेकिन यूनिट इसका क्या होता है? ओम. सभी बच्चे ध्यान दें. तो इस तरह से हम इस सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल सकते हैं. और ध्यान दीजिए यहाँ पर इम्पीडेंस निकाल सकते हैं जो यहाँ पर हमने ये निकाला हुआ है Z इक्वल टू ये, और फेज डिफरेंस भी निकाला हुआ है. तो सभी बच्चे इसको समझ लें और समझ करके याद कर लें, और वेक्टर डायग्राम भी आसानी के साथ समझ सकते हैं. यानी ये जो फेजर डायग्राम बना हुआ है इसको भी इसी को समझने के पश्चात तो ये अत्यंत सरल हो जाता है.